चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारे जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, भारत की पहली रोबोटिक प्रणाली ने सफलतापूर्वक टेली सर्जरी को संपन्न किया। तो भारत की स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली ने विश्व की पहली 2 रोबोटिक कार्डियक सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा किया। देश की स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली SSI मंत्रा है। मंत्रा ने केवल 40 मिलीसेकंड की विलंबता के साथ टेली सर्जरी के माध्यम से रोबोटिक कार्डियक सर्जरी संपन्न की है। टेली सर्जरी में सर्जन हाई स्पीड वाला डेटा कनेक्शन की मदद से किसी भी स्थान से रोबोटिक्स और कैमरों का उपयोग करके ऑपरेशन कर सकते हैं। SSI मंत्रा के विषय में जानते हैं। तो ये टेली सर्जरी और टेली प्रॉक्टोरिंग के लिए विनियामक की स्वीकृति प्राप्त करने वाली दुनिया की एकमात्र रोबोटिक प्रणाली है। हाल ही में से औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। CDSCO भारत सरकार द्वारा गठित एक केंद्रीय विनियामक संस्था है। इसने रोबोटिक बीटिंग हार्ट टोटली एंडोस्कोपिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। इसे हृदय संबंधी सबसे जटिल सर्जिकल प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में रोबोटिक्स के अन्य महत्वपूर्ण उपयोग, सुरक्षा और निगरानी रोबोट, टेलीप्रेजेंस सिस्टम्स कंप्यूटर विजन तकनीक का उपयोग करके रोगी की स्थिति की निगरानी करते हैं। रोबोटिक कृत्रिम अंग, तो एडवांस रोबोटिक कृत्रिम अंग दिव्यांगजनों की गतिशीलता और कार्यक्षमता में सुधार करते हैं। उदाहरण के लिए रोबोटिक अंग और एक्सो स्केलेटन। स्वच्छता और कीटाणु शोधन रोबोट, तो ये रोबोट पहचाने गए क्षेत्रों की सफाई के लिए पराबैंगनी प्रकाश या हाइड्रोजन पेरोक्साइड वेपर का उपयोग करते हैं। मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन रोबोट, तो मरीजों को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति, दवाएं, भोजन और आदि उपलब्ध कराते हैं। संबंधित चुनौतियां देखते हैं। तो उच्च प्रारंभिक लागत, जटिल रोबोटिक प्रणालियों को संचालित करने के लिए जरूरी कौशल व प्रशिक्षण का अभाव, नैतिक चिंताएं, रोगी का विश्वास आदि। ठीक है, जानते हैं स्वास्थ्य सेवा में रोबोटिक्स को शामिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी पहलें हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देती है। ड्राफ्ट राष्ट्रीय रोबोटिक्स रणनीति 2023 इसने स्वास्थ्य देखभाल सहित रोबोटिक्स को बढ़ावा देने पर जोर दिया है और रोबोटिक्स इनोवेशन यूनिट की स्थापना का प्रावधान किया है। अन्य है, IISc बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं। इंटरपोल ने आपराधिक परिसंपत्तियों को लक्षित करते हुए अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया। तो नए सिल्वर नोटिस को प्रायोगिक चरण में जारी किया गया है। इसमें भारत सहित विश्व के 52 देश शामिल हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध से लड़ने में सहायता करेगा। सिल्वर नोटिस के विषय में देखते हैं। तो इंटरपोल के कलर कोडेड नोटिसों के समूह में सबसे नया कलर कोड है। इसे आपराधिक परिसंपत्तियों को लक्षित करने के लिए लाया गया है। ठीक है, देख सकते हैं इंटरपोल नोटिस। रेड नोटिस, तो ये वांछित व्यक्ति की अवस्थिति का पता लगाने तथा उसे गिरफ्तार करने के लिए। येलो नोटिस गुमशुदा लोगों का पता लगाने के लिए। ब्लू नोटिस अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए और ब्लैक नोटिस अज्ञात शवों की पहचान करने के लिए है। ग्रीन नोटिस चेतावनी और खुफिया जानकारी के लिए। ऑरेंज आने वाले खतरे के मद्देनजर। पर्पल अपराधियों द्वारा अपराध करने के लिए तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। सिल्वर नोटिस आपराधिक परिसंपत्तियों की पहचान और पता लगाने के लिए। और इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्पेशल नोटिस, तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों के अधीन संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इससे अपराधियों की परिसंपत्ति, वाहन, वित्तीय खातों और व्यवसायों सहित शोधन की गई परिसंपत्तियों का पता लगाने, उनकी पहचान करने और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी। यह नोटिस सदस्यों को किसी व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों जैसे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी, पर्यावरण अपराध आदि से जुड़ी परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी मांगने में सहायता करेगा। ठीक है, इंटरपोल के नोटिस के विषय में जानते हैं। ये सहयोग या अलर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध है। ये सदस्य देशों की पुलिस को गंभीर अपराध से संबंधित जानकारी को साझा करने में सक्षम बनाते हैं। इंटरपोल UNSC स्पेशल नोटिस के अलावा 8 प्रकार के नोटिस होते हैं। जारीकर्ता होता है इसका महासचिवालय। निम्नलिखित द्वारा नोटिस जारी करने का अनुरोध किया जा सकता है। इंटरपोल के सदस्य देश के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के अनुरोध पर, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अनुरोध पर तथा संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के विषय में देखते हैं। तो 1923 में ऑस्ट्रिया के
वियना में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कांग्रेस का आयोजन किया गया था। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में इंटरपोल की स्थापना की गई थी। यह एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके पास वैश्विक स्तर पर पुलिस सूचना साझा करने का अधिदेश और तकनीकी अवसंरचना है। भारत 1949 में इंटरपोल में शामिल हुआ था। सीबीआई को आईसीपीओ इंटरपोल के लिए भारत के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, ये बात की हमने इंटरपोल की। अब बात करेंगे एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की गरीबी दर में गिरावट आई है। तो एसबीआई की इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की गरीबी दर में 5% की गिरावट आई है। इसके अलावा चरम गरीबी की स्थिति लगभग समाप्त हो चुकी है। रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत हालिया गरीबी संबंधी अनुमान सरकार के उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित है। ये नए गरीबी अनुमान सुरेश तेंदुलकर समिति 2011-12 द्वारा तय गरीबी रेखा के मुद्रास्फीति समायोजन पर आधारित है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो ग्रामीण गरीबी वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण गरीबी घटकर 4.86% हो गई है। ये वित्त वर्ष 23 में 7.2% और वित्त वर्ष 2012 में 25.7% थी। शहरी गरीबी तो ये वित्त वर्ष 2023 की 4.6% से घटकर 4.09% हो गई है। वित्त वर्ष 2012 में इसकी दर 13.7% थी। गरीबी में गिरावट के लिए प्रेरक कारक तो निम्न आय वर्ग की 5% आबादी के उपभोग व्यय में उच्च वृद्धि के कारण गरीबी दर में गिरावट आई है। गरीबी रेखा तो यह वह न्यूनतम आय या व्यय है जो किसी व्यक्ति को बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तु और सेवाओं को खरीदने में सक्षम बनाती है। जिन लोगों का आय स्तर इस गरीबी रेखा से नीचे होता है उन्हें गरीब माना जाता है। भारत में गरीबी के आकलन के लिए बनी प्रमुख समितियां देखते हैं कौन सी हैं। लक्कड़वाला समिति 1993 ने कैलोरी सेवन से संबंधित उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी की गणना करने की सिफारिश की थी। तेंदुलकर समिति 2009 ने कैलोरी आधारित गरीबी रेखा की जगह एक समान अखिल भारतीय शहरी गरीबी रेखा बास्केट पेश की थी। रंगराजन समिति 2014 ने ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखा को अलग अलग मापने की सिफारिश की थी। साथ ही राज्य विशिष्ट अनुमान जारी करने की सिफारिश की थी। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की पहले तो किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना आदि, सामाजिक सुरक्षा और अधिकारिता तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आदि, वित्तीय समावेशन, पीएम जनधन योजना, पीएम उज्ज्वला योजना आदि, रोजगार और कौशल विकास तो मनरेगा, पीएम कौशल विकास योजना आदि। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। तो राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली का उद्देश्य अंतर्देशीय जलयानों की सुरक्षा और उनके सुचारू परिचालन को बढ़ावा देना है। इसे अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की दूसरी बैठक में लॉन्च किया गया है। आईडब्ल्यूडीसी को 2023 में गठित किया गया था। यह भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों को बेहतर बनाने एवं उनके उपयोग को बढ़ावा देने संबंधी नीतिगत मामलों में विचार विमर्श हेतु एक शीर्ष मंच है। इस बैठक से संबंधित अन्य मुख्य बिंदु देखते हैं। तो अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षण और नवाचार के लिए 9 क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बुनियादी ढांचे, व्यापार, पर्यटन और कौशल विकास के माध्यम से समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए नदी सामुदायिक विकास योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, जानते हैं भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के विषय में। तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 हल्दिया प्रयागराज गंगा भागीरथी से हुगली नदी प्रणाली पर, NW2 है धुबरी से सदिया ब्रह्मपुत्र नदी पर आदि। संस्थागत संरचना तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत की गई है। यह राष्ट्रीय जलमार्ग के विनियमन और विकास के लिए जिम्मेदार है। क्षमता भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग हैं जिनमें नदियां, नहरें, बैकटावर और क्रीक शामिल हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग का महत्व तो बुनियादी ढांचे की दक्षता, इसके लिए भूमि अधिग्रहण के मुद्दों का सामना नहीं करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा, उदाहरण के लिए भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल NW1 और NW2 का उपयोग करके व्यापार को बढ़ावा देता है। अन्य इसमें पर्यावरण लाभ यानी ईंधन कुशल, क्षेत्रीय और तटीय विकास जैसे पूर्वोत्तर भारत आदि शामिल है। प्रमुख चुनौतियां, नदी के ऊपर भाग में जल की अत्यधिक निकासी उपयोग के परिणाम स्वरूप नदियों के निचले भाग में विसर्ग का बनना या नदियों का शाखाओं में विभाजन होना और अत्यधिक गाद के कारण बार बार व्यापक ड्रेजिंग की आवश्यकता आदि। ठीक है, तो ये है अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहले तो बुनियादी ढांचे का विकास, मल्टी मॉडल टर्मिनल्स का निर्माण करना, अंतर्देशीय पोत अधिनियम 2021
तो जलयानों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान। जलवाहक योजना, तो जलमार्ग के माध्यम से कार्गो के परिवहन को बढ़ावा देना और नदी क्रूज पर्यटन यानी नदी क्रूज मार्गों का विकास और पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, अब बात करते हैं कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में वनाग्नि की घटना दर्ज की गई। प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज नामक पत्रिका में प्रकाशित 2023 में एक अध्ययन से पता चला कि पिछले 20 वर्षों में कैलिफोर्निया में वनाग्नि की 10 सबसे बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों में विविध कारणों जैसे जलवायु परिवर्तन आदि के चलते वनाग्नि की घटनाओं में तेजी देखी गई है। वनाग्नि के लिए जिम्मेदार कारक, तो मानव जनित गतिविधियां। यूएस फॉरेस्ट सर्विस के अनुसार संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 85% वनाग्नि मनुष्य द्वारा जानबूझकर या गलती से लगाई जाती है। शुष्क सर्दी, अक्टूबर के बाद से दक्षिणी कैलिफोर्निया में नाममात्र बारिश हुई थी, जिसके कारण आग लगने का खतरा बढ़ गया था। सांता एना पवने, तो ये पवने संयुक्त राज्य अमेरिका में अक्टूबर से जनवरी माह के बीच चलती हैं। ये पवने ग्रेट बेसिन क्षेत्र यानी उच्च दाब तथा कैलिफोर्निया के तट यानी निम्न दाब के मध्य दाब के में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती हैं। ग्रेट बेसिन क्षेत्र, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत और सिएरा नेवादा के बीच का क्षेत्र। ये पवनें जब पहाड़ों से नीचे की तरफ आती हैं तब ये संपीड़ित होकर गर्म हो जाती हैं। इसमें नमी में गिरावट आती है। नमी में यह गिरावट वनस्पति को शुष्क कर देती है, इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन, तो पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण उष्ण जल स्रोतों और गर्मियों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। ऐसी स्थितियां संचयी रूप से लंबे और अधिक शुष्क मौसम का कारण बनती हैं। ऐसे मौसम में वनस्पतियां नमी के अभाव में सूख जाती हैं। वनाग्नि के परिणाम, तो विषाक्त प्रदूषक, वनाग्नि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न धुआं खतरनाक वायु प्रदूषकों जैसे PM 2.5, NO2, ओजोन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सीसा आदि का मिश्रण होता है। ये प्रदूषक मानव जीवन और स्वास्थ्य के समक्ष गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। जलवायु परिवर्तन को तीव्र करना, तो वनाग्नि से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में उत्सर्जित होती हैं और जो जलवायु परिवर्तन को और अधिक तीव्र कर सकती हैं। आर्थिक, वनाग्नि से संपत्ति, महत्वपूर्ण अवसंरचना और सांस्कृतिक विरासत नष्ट होती है। पर्यावरण, वनाग्नि से लकड़ी और जैव विविधता का नुकसान होता है। इसका देशज समुदायों एवं पर्यटन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। वनाग्नि मृदा, बायोम और कार्बनिक पदार्थों को भी प्रभावित करती है तथा मृदा अपरदन को बढ़ाती है। ठीक है, अब इसी के साथ बात करते हैं अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो यूनाइटेड किंगडम के डरहम यूनिवर्सिटी के भौतिकविदों ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग का उपयोग करके आकाशगंगाओं के एक समूह के पीछे स्थित 44 से अधिक अब तक अज्ञात सितारों की खोज की। जानते हैं जेल के विषय में, तो यह तब घटित होती है जब अंतरिक्ष में पृथ्वी की लाइन ऑफ साइट में मौजूद अत्यंत विशाल ऑब्जेक्ट उसके पीछे स्थित ऑब्जेक्ट्स से आने वाले प्रकाश को मोड़ते हुए संवर्धित कर देता है। यह परिघटना कॉस्मिक टेलीस्कोप की तरह कार्य करती है और पृथ्वी से अत्यंत दूर स्थित आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश को और अधिक प्रकाशमान कर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विशाल द्रव्यमान वाला ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को मोड़ देता है, जिसके कारण प्रकाश पर घुमावदार पथ के साथ आगे बढ़ता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान के कारण स्पेस टाइम में मोड़ या वक्र उत्पन्न होते हैं तथा प्रकाश स्पेस टाइम की इस वक्रता का अनुसरण करता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग से प्रकाश का संवर्धन होता है, जिससे हम अंतरिक्ष में दूर स्थित धुंधले ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप इस प्रभाव का उपयोग दूरस्थ आकाशगंगाओं का अध्ययन करने के लिए करता है। बात करेंगे पनडुब्बी वागशीर की। तो प्रोजेक्ट P-75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागशीर भारतीय नौसेना को सौंपी गई। इसका नाम सैंडफिश के नाम पर रखा गया है, जो हिंद महासागर में गहराई में पाई जाने वाली समुद्री शिकारी मछली है। यह 6 कलवरी श्रेणी की स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की श्रृंखला में से अंतिम है। इस वर्ग की अन्य 5 पनडुब्बियां कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला और वागीर है। प्रोजेक्ट P-75 के विषय में देखते हैं, तो इस परियोजना के अंतर्गत भारत फ्रांसीसी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। इनमें डीजल इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली है। पनडुब्बियों को स्वदेशी रूप से विकसित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्रणाली से सुसज्जित किया जाएगा। AIP प्रणाली गैर परमाणु पनडुब्बियों को लंबे समय तक पानी में रहने में सक्षम बनाती है। ब्याज कवरेज अनुपात, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार गैर सूचीबद्ध कंपनियों का ब्याज कवरेज अनुपात 30 साल के उच्चतम स्तर पर है। यह एक वित्तीय अनुपात है जो किसी फर्म की अपने बकाया ऋण को चुकाने की क्षमता को इंगित करता है। कंपनी के परिचालन लाभ को ब्याज व्यय से विभाजित किया जाता है। इसका उपयोग ऋणदाताओं, लेनदारों और निवेशकों द्वारा किसी कंपनी को पूंजी
उधार देने की जोखिमशीलता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है और यह फर्म के अल्पकालिक वित्तीय स्वास्थ्य और स्थिरता को दर्शाता है। कम आईसीआर ज्यादा ऋण और कंपनी के दिवालिया होने के अधिक जोखिम को इंगित करता है। इसके विपरीत अधिक आईसीआर कम ऋण और कंपनी के दिवालिया होने के बहुत कम जोखिम को व्यक्त करता है। ठीक है, देखते हैं राखी गढ़ी के संबंध में। तो राखी गढ़ी में पुरातत्वविदों ने सटीक इंजीनियरिंग के साथ परिपक्व हड़प्पा चरण की मिट्टी की ईंटों से बना स्टेडियम और बाजार खोजा है। स्टेडियम में एक बैठने का क्षेत्र है जो खेल को देखने के लिए उपयुक्त ढलान के अनुसार बना है। यह उस समय की खेल संस्कृति को उजागर करता है। यह सबसे बड़े और सबसे पुराने ज्ञात हड़प्पा स्थलों में से एक है। हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर हकरा नदी के मैदान में स्थित है। राखीगढ़ी में हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तरकालीन 3 चरणों के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ से हड़प्पा युग का एकमात्र डीएनए साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब बात करेंगे यूएन इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट। तो संयुक्त राष्ट्र ने अपनी प्रमुख रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2025 जारी की। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने यूएन ट्रेड एवं डेवलपमेंट और 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोगों के साथ साझेदारी में तैयार की। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। वैश्विक समृद्धि में गिरावट, व्यापार तनाव, उच्च ऋण बोझ तथा भू राजनीतिक जोखिमों ने आर्थिक समृद्धि को धीमा किया है। वैश्विक मुद्रास्फीति में गिरावट और उदार मौद्रिक उपायों के बावजूद भी आर्थिक समृद्धि धीमी रही है। इस मंदी के कारण सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति सुस्त हो गई है। वैश्विक आर्थिक समृद्धि 2025 में 2.8% और 2026 में 2.9% रहने का अनुमान है। भारत विशिष्ट निष्कर्ष, सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था के 2025 में 6.6% की दर से वृद्धि करने का अनुमान है। इस वृद्धि के मुख्य चालक मजबूत निजी उपभोग और निवेश वृद्धि है। भारतीय रिजर्व बैंक के 2024 के आंकड़ों के अनुसार मजबूत रोजगार संकेतकों के साथ भारत का श्रम बाजार मजबूत स्थिति में है। इसमें श्रम बल भागीदारी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। ठीक है, देखते हैं नैनो बबल तकनीक। तो केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के पानी को साफ और शुद्ध करने के लिए नैनो बबल तकनीक का शुभारंभ किया। इसके विषय में जानते हैं। नैनो बबल्स, इनका आकार 70 से 120 नैनोमीटर होता है, जो नमक के एक दाने से 2500 गुना छोटा होता है। नैनो बबल्स की सतह पर एक मजबूत ऋणात्मक आवेश होता है जो उन्हें एक साथ जुड़ने से रोकता है और यह जल से पायसीकृत वसा, तेल और ग्रीस जैसे छोटे कणों एवं ड्रॉपलेट्स को भौतिक रूप से अलग करने में मदद करता है। नैनो बबल्स की हाइड्रोफोबिक प्रकृति और उसकी सतह पर मौजूद आवेश मिलकर सर्फेक्टेंट के समान कार्य करते हुए जल से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को हटाते हैं। नैनो बबल प्रौद्योगिकी के उपयोग तो जल शोधन, कृषि यानी सिंचाई वाले जल के ऑक्सीजनीकरण को बढ़ाना, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, खाद्य उद्योग, औद्योगिक सफाई आदि। ठीक है, बात करें कंडक्टिव इंक की। तो सिल्वर नैनोवायर आधारित कंडक्टिव इंक प्रौद्योगिकी हाल ही में 2 भारतीय स्टार्टअप्स को हस्तांतरित की गई है। कंडक्टिव इंक के विषय में देखते हैं। यह एक पेंट है जिसमें चांदी या कार्बन कण होते हैं। ये कण इसे विद्युत का सुचालक बनाते हैं। पारंपरिक सर्किट्स में जहां कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए तांबे की तारों का इस्तेमाल होता है, वही कंडक्टिव इंक से इलेक्ट्रिकल सर्किट को सीधे सरफेस या सर्किट बोर्ड पर प्रिंट किया जा सकता है। महत्वपूर्ण उपयोग, तो कंडक्टिव इंक का उपयोग सर्किट बोर्ड पर खराब परिपथों को ठीक करने या उन्हें बेहतर करने के लिए किया जा सकता है। यह इंक फोल्डेबल स्क्रीन, कीबोर्ड और डिफॉस्टर जैसे लचीले व हल्के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में उपयोग होती है। इसका उपयोग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, टैग धारण करने योग्य डिवाइस, सेंसर्स, डिस्प्लेस और सौर पैनल्स में किया जा सकता है। यह इंक स्पर्श टच से संचालित इंटरैक्टिव मार्केटिंग और साइनेज में भी उपयोग हो सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा क्यूबा, राजधानी है इसकी हवाना। तो भारत ने राफेल नामक हरिकेन से प्रभावित क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी है। इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये कैरिबियन सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीपीय देश है जो वेस्ट इंडीज में ग्रेटर एंटिलीज का भाग है। इसके प्रमुख पड़ोसी देश हैं। इसके उत्तर व उत्तर पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी तट पर बाहामास, पश्चिम में मैक्सिको, पूर्व में हैती तथा दक्षिण में जमैका स्थित है। समुद्री सीमाएं पश्चिम में मैक्सिको की खाड़ी और उत्तर में अटलांटिक महासागर से लगती है। भौगोलिक विशेषताएं, प्रमुख नदी है काउटो यानी सबसे लंबी और गुआंतानामो, उच्चतम बिंदु है पिको ट्विकेर्नो। ठीक है, तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।